अगर एक का मतलब 100% है तो 1/8 होगा मेरे प्यारे भाई। 100 को 8 से भाग देना है किसी। अगर एक का मतलब 100% है दोनों तरफ 100 से दुगना ही तो हो गया। ये डबल ही तो हो गया दुगना। तो यहाँ 40+4 इंटीजर में इंटीजर जोड़ो, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन, ये लिखने की जरूरत थोड़ा है। अभी 16 में 45 जोड़ो मेरे दोस्तों, कितना आएगा मेरे प्यारे? 61 आया। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ रहा है सर बिल्कुल सही। मैं आपसे बोलना है तो इंटू 100% आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब देखो 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? 25 बार। ये कट जाएगा। अब ये देखो एक नॉर्मल बालक कैसे कैलकुलेशन करेगा? देखो आंसर भी लगभग है और कैलकुलेशन भी आसान नहीं है। 7 की 25 में गुणा करेंगे 175, 175 को भाग देगा 24 से। ये नॉर्मल जिंदगी है, ये कैलकुलेशन करेगा। मैं आपसे कहता हूं ऐसे नहीं करना बेटा, 7 तो है ही। आप मुझे बताओ जब आप 25 को भाग देते हो 24 से तो क्या आएगा? 25 को 24 से भाग दे दो भाई, 7 तो जाएगा नहीं 24 से। 25 को, इस 25 को भाग दो 24 से तो एक बार जाएगा 24 से कम 24, एक बचेगा 1 + 1/24 ही आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दिमाग में सोचा करो, ये स्टेप भी दिमाग में लिखना था। कैलकुलेशन करना एक आर्ट है, आर्ट। मैं 25 को जब भाग दूंगा तो 25/24 का मतलब 1 + 1/24। अब 7 के अंदर गुणा होगी एक में तो 7 एकम 7 हो गया, तो 7 + 7/24% आएगा। ये आया कि नहीं आया? ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आया है दोस्तों, यही। ये स्टेप नहीं लिखना है आपको दिमाग में, ये नहीं करना है। समझ में आया? बोलो हाँ। अब 7/24 क्या होगा? 7/24 तो दशमलव, देखो अगर ये 7 की बजाय दशमलव हटाओगे तो जीरो बढ़ेगा, दशमलव लगाओगे जीरो, तो 24 तिया 72, तो 3 तो जाएगा नहीं भाई, 3 तो जाएगा नहीं। क्लियर है मेरे दोस्तों? 3 से हल्का सा ही कम रहेगा, 3 से हल्का सा भी कम। देखिए 24 है मेरे दोस्तों, 7 को 24 से भाग देना है। अगर 7 की बजाय 7.2 होता तो 24 से भाग देने पर पूरा पूरा चला जाता 3 बार, लेकिन ये 7 है तो आंसर 0.3 से हल्का सा कम। 0.3 से हल्का सा कम ये ऑप्शन दिख रहा है, 0.3 से आगे ये दिख रहा है, ये उत्तर नहीं हो सकता। 50% मतलब आधा। मुझे y 50% होता है आधा, मुझे इस y का आधा पूछा तो मैं आधा करूंगा बटे 2, तो मैं इधर भी बटे 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 49/2 आएगा 24.5। तो y बटे 2 का जो मान आएगा वो 49 एक नंबर है। तो आपसे पूछा बताओ b% क्या होगा? b% इसकी वैल्यू पूछी है और आंसर एक ही टर्म में बताना। b%, भाई जब ये 20 को परसेंटेज के साथ मिलाओगे तो ये 5 नहीं हो गया? 20% का मतलब 1/5, 20% 1/5, यानी कि मुझे सवाल में कुछ नहीं करना, b/5 निकालना है, b/5। और जब मैं बटे 5 करूंगा तो 5/5 1% हो गया, 1% ऑफ a, 1% हो गया। 20% जब मैं निकालूंगा तो b/5 आएगा, बट b/5 करना है तो दोनों तरफ से 5 कर दीजिए, यानी कि 1% ऑफ ए। ये 20 2 10 हो गया, ये 20 से 50 तो 2.5 जाएगा, 2 से 50 25 जाएगा, या 20/20 है ना, 20 से 20 कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन 1% ऑफ ए है। ये उत्तर है डी। हर चीज गुणा में, वाई गुणा से जब मैं इधर में आऊंगा तो भागा जाएगा, बटे आ जाएगा, बटे आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया, ये आ गया। ठीक, वाई जब यहाँ गुणा में आएगा तो यहाँ 1 रह जाएगा ना मेरे दोस्तों, 1 को लिखने की क्या जरूरत है? आपसे क्या पूछा? z% ऑफ बी, ऑफ का मतलब क्या होता है? z% ऑफ बी, जेड से गुणा कर दो, z% ऑफ बी जेड से गुणा करनी तो यहाँ भी कर दो, राइट साइड में करिए तो लेफ्ट में भी करो, तो z(x/1) है। सवाल कह रहा है बी ए का x% है, सॉल्व करके आया बी ए का गुणा, बी ए का 7/3 गुणा है, यानी कि x% की वैल्यू 7/3 है। इस x% की जगह ही 7/3 लिखा हुआ है, x% की जगह ही 7/3 लिखा हुआ है। अगर x% 7/3 है और 45% ऑफ x + y, 60 किससे जा रहा है मेरे दोस्तों? 15 से। 15 चौका 60, 15 तिया 45, परसेंटेज तो हट ही जाएगा, फिर 15 से कट गया, कट गया जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर अंदर गुणा होगी, गुणा दिमाग में करा करो। 4 की अंदर गुणा होगी 4x आएगा, 3 की अंदर गुणा होगी 3x, तो 4x में से 3x घटाओगे x आएगा, बराबर क्या होगा? 4 की अंदर गुणा होगी -4y, -4y, 3 के अंदर गुणा होगी 3y, बच्चों 3y है, ये -4y है, -4y जब उधर जाएगा तो 3 4 7y हो जाएगा, 7y। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आएगा, यही होगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर, टेंशन न लो। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता वो गधों की तरह पूरी गुणा करके कर लेना, ठीक है नहीं? मुझे यहाँ से k का मान निकालना है, y बराबर दिया k% ऑफ x, यहाँ से y किसके बराबर है? y किसके बराबर है? y बराबर 7 इधर जाएगा, बटे में जाएगा 1/7 ऑफ x। y जो है वो x का 1/7 है, y जो है भाई साहब वो x का 1/7 है, 1/7। जबकि सवाल तो कह रहा है y 1/7 ही आपका k% है, सवाल तो कह रहा है y बराबर x का k%, निकाला y बराबर x का 1/7, तो k% ही 1/7 है। लेकिन आपसे पूछा k का 21%, 21% ऑफ k आपसे पूछा, 21% ऑफ k, 21% ऑफ k भाई साहब 21 तो है ही। अरे m ऑफ m का मतलब m गुणा m की m में गुणा करेंगे, m स्क्वायर हो गया भाई। कैसे? काटन का जो योग है वो क्या है? x के 22% और y के 36% के योग का उनकी सम का 1/3 1/3 बराबर। सवाल सीपीओ के पेपर में इसमें सॉल्व करना मूर्खता है। मुझे इसका ये आपको दे रखा है एक संख्या, इसका 1/9, यहाँ से सवाल है कैलकुलेट करने वाले, कैलकुलेशन है परसेंटेज की, ठीक है? नंबर का परसेंटेज देखिए, जो परसेंटेज है ये जो दशमलव, यहाँ से तो दशमलव कैलकुलेट होता है। मैं आपसे कहूँ 576, 576 का अंडर रूट बताओ तो 24 होगा, 24 ये होगा। मैं आपसे को 5.76 का बताओ तो 2.4 होगा। तो दशमलव से तो दशमलव की कैलकुलेशन होती है, एक्चुअल तो हम 576 का ही अंडर रूट निकाल रहे हैं। आप बोलोगे हाँ जी, तो भाई यहाँ पे ध्यान मत दो, ये परसेंटेज से तो ये परसेंटेज का मतलब भी दशमलव ही होता है, 0.01, यहाँ से तो दशमलव आएगा। मैं तो बस इस पे ध्यान दूंगा कि नंबर क्या आएगा, 8 × 8 × 8, 8 × 8 8 हो गया, 8 × 8 × 8 हो गया, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब हो गया 2 की पावर 9, 8 2 का क्यूब होता है ना, 2 की पावर 9 हो जाएगा, और उसकी भी पावर 1/9 करोगे यानी कि 2, यानी कि दशमलव भाड़ में जाए आता रहे। लेकिन मेरे प्यारे भाई कैलकुलेशन करने पर 2 आना है, और वो एक ही ऑप्शन में, 1% से चलो 1% हम काट लेते हैं, मैंने काट लिया। अब 150 से कितनी बार चला गया मेरे दोस्तों? 150 से चला गया 15 बार, 15 का स्क्वायर 225, 15 बार चला गया, 15 बार बोलो चला गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अब मेरे प्यारे भी 15, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब जैसे आपकी मर्जी आए वैसे करते चले जाओ, ठीक है जी। अब 15 से मेरे दोस्तों आपका 30 जो है ये 2 बार चला जाएगा, 2 बार, 15 से 30 2 बार चला गया, कट गया 15 से 30 2 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये बन गया 50% का दुगना 100%, 100% मतलब 1 हो गया भैया। अगर 50% का दुगना करोगे तो 100% बन जाएगा, और 100% 1 और गुणा 1 की किस में गुणा करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि सब कट गया। तो बचा क्या? एक ही बार समझो, बचा क्या? ये बच गया 25% और ये नीचे बच गया केवल 40। और किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? परसेंटेज तो है ही 25/40, 25/40 किससे कट गया? 5 से, 5 × 25 5 × 40, और 5 होता है भाई साहब 0.125, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 0.125। इसका 5 गुना करेंगे तो 0.625% कर लेंगे, या डिजिटल सम लगा लेंगे, नहीं लगेगा इस सवाल में, सॉल्व ही करना पड़ेगा कि आपसे x का मान पूछा ही नहीं है। आपसे तो पूछा है कि x का मान, परसेंटेज से तो 2 जीरो हट जाती है ना, यानी कि 400 का 4 × 25 100 आ गया, 100 परसेंटेज से 2 जीरो हटाओ, 4 × 25 बचा 100। अब देखना 1260 का 35%, 1260 का 35% कैसे निकालते हैं? आप मुझे बताओ कि 1260 का 35% कैसे निकालते हैं? इसे देखा करो, 1200 + 60,
1200 प्लस 60 और इनका 35% निकालना है, 35%। ये मुझे निकालना है, ऐसे देखा करो दिमाग में। अब बताओ 1200 का 35% जब आप करोगे तो 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 12 गुणा 35, 12 गुणा 35 आ गया 420, 12 की 35 में गुणा। अब 60 का 35%, भाई 60, अब मुझे जैसे निकालना है 60 का 35%, तो परसेंटेज 60 के साथ ले लो, 60% 3/5 होता है, 5 सत्ते 35 यानी कि 21, 60 का 35% आ गया। किसी दिमाग में करना, मैंने समझा नहीं है। A% ऑफ B बराबर B% ऑफ A, 35% 7/20 होता है, 7/20 का 60 में गुणा करेंगे 21 आएगा, तो 420 और 21 441। ये कैलकुलेशन मैंने आपको कोने में ले जाके समझाई, पर आपका सिलेक्शन उस दिन होगा जितनी कैलकुलेशन दिमाग में होगी, ना कि कोने में। 1800 का 27%, अब देखो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, मुझे 18 की गुणा करनी है 27 में, देखो कैसे गुणा करूंगा जल्दी। 18 में भी 9 है, 27 में भी 9 है, 9 की 9 में गुणा कर लो 81, ये 9 का 2 गुना है, ये 9 का 3 गुना है, यानी कि 2 3 6, तो 81 छिक्का 486, 486 आ गया, और बराबर आ गया मेरे दोस्तों 1020 प्लस x। अब मुझे यहां से x का मान निकालना, यही हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर 150 से 2250 कैसे डिवाइड हो गया, जीरो तो बचेगा। अंकित का डाउट है, अंकित का डाउट आपको पढ़ के सुनाता। 441 कैसे देखा करो, 400 प्लस, मैं आपको समझाने में क्या 10 मिनट ले रहा हूं, चाहे 1 घंटा ले लूं, चाहे 5 साल ले लूं, लेकिन ये सवाल 2 सेकंड में होगा। ये जो कैलकुलेशन है बहुत स्पीड में होती है। 441 कैसे देखा करो, 400 प्लस 41, 400 यहाँ 400 यहाँ 100 यहाँ 900 हो गया, 900 और 41 और 86 हो गया 6 और 8 4 12 126, 900, 1020 जब आप घटाएंगे 900 में से तो 120 आएगा, 120 मेरे दोस्तों, 120 120, ठीक है जी। 1027 परसेंट ऑफ मतलब गुणा A% ऑफ 240 C। अभी मुझे बताओ कि 240% का मतलब क्या होता है। अगर मैं परसेंट को 240 के साथ प्यार करवा दूं तो 240% का मतलब होता क्या है। मैं 20% 1/5 होता है, तो 240% क्या होगा, 12 गुना 20 240, तो 12/5, लेकिन 240% का मतलब 12/5 है। ए का 12/5 सी है, तो यानी कि ए से सी का जो अनुपात है, ए से सी का अनुपात 5 उधर चला जाएगा, 5/12 है ए से सी का अनुपात, बोलो हाँ। ए से सी का जो रेशियो है वो 5/12 है। यस और नो, आप बोलोगे हाँ जी सर यस, ठीक है, बोलो जी, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है, एक पैसे की परेशानी इसमें नहीं है। यानी कि मैंने केवल पहली लाइन का इस्तेमाल करके, केवल पहली लाइन का इस्तेमाल करके 240 का A% सी है, ऐसा नहीं लिखा होता कि 240 का A% सी के बराबर कर दो। भाई आपके, मैं आपसे कहूं कि आपके पापा का नाम जो है रघुवीर सिंह है, तो आप तुरंत समझ जाओगे, क्या समझ जाओगे कि रघुवीर सिंह का मैं बेटा हूं। वैसे ही 240 का A% सी, मतलब 240 का अगर A% निकालोगे तो बराबर सी आएगा, ये है यही मतलब इस बात का। यहां से मैंने पहली लाइन का इस्तेमाल करके ए से सी का रेशियो निकाल लिया, लेकिन आपसे रेशियो नहीं पूछा, A+C पूछा है। A+C, अगर ए का मान 5 यूनिट है, ये तो रेशियो में आया, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा ना है। ए का मान अगर 5 यूनिट है तो सी का मान है 12, तो A+C कितना आएगा, 5 + 12 17, 5 + 12 17 यूनिट। यानी कि आंसर चाहे जो भी आए A+C का 17 का मल्टीपल जरूर आएगा। 17 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, 17 से नहीं कटता ना, ये 17 से कटता। आप कहोगे सर हमें कैसे पता लगेगा 17 से कट रहा है कि नहीं, तो कचरा लोग 260 की हिस्ट्री नहीं पता तुम्हें, 13 गुणा 20 कहां आ रहा है, 17 कहीं आ रहा है, 17 नहीं, ये 17 से कटता है नहीं, 14, तो कितनी वृद्धि होगी देखिएगा मेरे प्यारे भाई। मैं आपसे कहूं यदि कोई संख्या खुद का 6 गुना होगी, 6 गुना होने का क्या मतलब है कि अगर पहले 1 थी तो अब संख्या 6 होगी, कोई संख्या 6 गुना होगी, मतलब सपोज जैसे मैं पहले 1 रुपए कमा रहा था तो मैं 6 रुपए कमाने लग गया, तो 6 गुना होने का मतलब 5 गुना बढ़ना, 5 गुना बढ़ना, 5 गुना बढ़ा। मैं आपसे कहूं मेरी कमाई 6 गुना हो गई, तो मेरी कमाई बढ़ी कितनी है, खुद का 5 गुना बढ़ी है। मेरी कमाई पहले 1 रुपए थी, अब 6 रुपए होगी, 6 गुना होगी, गुना में कितना होगी 6, बढ़ी कितनी है 5, 5 कमाई बढ़ी कितने पर मेरे दोस्तों, शुरुआत में 1 थी, 5/1 परसेंटेज में 500%, तो 500% आ गया मेरे प्यारे भाई, सवाल का आंसर डी ऑप्शन। समझ में आया। मैं आपसे कहूं कि भैया कोई संख्या खुद का 9 गुना होगी, 9 गुना तो बढ़ी कितनी 800%, 9 गुना हो गई है तो 8 गुना बढ़ी है, 8 गुने को 800% कहते हैं। मैं आपसे कहता हूं कोई संख्या दुगना होगी, दुगना होगी तो बढ़ा कितनी है, दुगना मतलब 1 रुपए कमाता था 2 रुपए कमा रहा हूं, कमाई 1 रुपए बढ़ गई, 1 रुपए कमाई पे 1 रुपए बढ़ गई, 1 पे 1 बढ़ने का मतलब 100% बढ़ गई। समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी आसान बात थी, तो ही कर लेता हूं भाई। हर चीज अपने आप में 100% होती है। माना कोई संख्या है 100%, माना कोई संख्या 100% है, 16% बढ़ाते हैं, जब 100% कोई संख्या है 16% आप बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी 116%। भाई 100 को जब आप 16 बढ़ाओगे तो 116% हो जाएगी। 116% की वैल्यू मेरे दोस्तों 1914 है, ये रखिए सवाल में 16% बढ़ाया, माना कोई संख्या 100% है, हर चीज 100% होती है, 16% बढ़ाओगे तो 116% हो जाएगी। 116% की वैल्यू 1914 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 1914 को 116 से भाग देंगे, बच्चों 1% का मान आ गया। सवाल में आपसे संख्या पूछी है 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी है तो 100% का मान निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 100 से गुणा, ये आ गया। तो यानी कि ये वाली चीज आपको कैलकुलेट करना है, ये वाली चीज, तो आपका आंसर आएगा। लेकिन प्यारे भाई ये तो मैंने आपको, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है जी, इससे स्लो नहीं पढ़ा सकते बेटा, सिलेबस ही नहीं होगा पूरा, कभी 5 साल लगेंगे सिलेबस पूरा होने में, ध्यान सुनिएगा। और ये कोई बहुत कठिन बात नहीं, जब कोई कठिन बात होगी तो मैं स्लो भी बताऊंगा, ये इजी बात है। जब भी आएगा मेरे प्यारे भी, तो आप इस स्टेप को दिमाग में करोगे कि भाई आपने किसी संख्या को 16% बढ़ाया, 100% को 16% बढ़ाया तो 116% हो गया। बच्चों 116% की वैल्यू 1914, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 100/116, 1% का मान निकालने के लिए 116 से भाग दे देंगे। आपसे 100% की वैल्यू पूछिए तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये चीज आपको डायरेक्ट करनी है। बस यहां से कैलकुलेशन हो गया मेरे दोस्तों, बस इसको कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। 4 से चला जाएगा 25 बार, 4 से चला जाएगा 29 बार, 29 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 4 से 125 बार 29 बार, 29 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, मैं भी 29 छिक्का चला जाएगा मेरे दोस्तों 173, मैं भी 29 छिक्का सॉरी, ये आ जाएगा 6 बार जाएगा। अब 25 का बेसिक सॉल्यूशन है, मैंने कैसे इतनी जल्दी गुणा करी, 50 आ गया, ये जल्दी गुणा करेगा। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे भाई, किसी संख्या, समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 48 इकाई अंक 8 आएगा, जबकि यहाँ 4 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये बचा। तो मैंने सही आंसर नहीं ढूंढा, मैंने गलत आंसर ढूंढा। पॉजिटिव नंबर k when multiplied by 30% of itself gives a number which is 170% more than the number k, then the number k is equal to, बहुत अच्छा सवाल है, बोला है जैसे सवाल बोले वैसे करते जाओ। बोला है जब किसी पॉजिटिव संख्या k को, जब किसी पॉजिटिव नंबर k को उसी नंबर के उसके 30% से गुणा किया जाता है, जब किसी पॉजिटिव नंबर k को, धनात्मक संख्या k को उसी नंबर k के 30% से गुणा किया जाता है, उसी नंबर k के 30% से गुणा किया, मैंने कर दी, मैंने गुणा उसी नंबर k के 30% से कर दी गुणा। किसी संख्या k को उसी नंबर k के 30% से गुणा किया, तो जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, वो जो रिजल्ट आया है वो k से 170% ज्यादा आया है, जो रिजल्ट आया वो क्या आया है 170% ज्यादा।
170% ज्यादा क्या मतलब, मतलब क्या होता है? हर चीज अपने आप 100% होती है, 100% से 170% ज्यादा आया है यानी कि के का 270% आया है। हर चीज 100% होती है, 100% से 170% ज्यादा है यानी कि के का 270%, तो बराबर कर दिया। जो सवाल ने अंग्रेजी और हिंदी में कहा 4% की कमी की गई गया तो बड़ी संख्या की वैल्यू खुद का 96% हो गई, 96%। ठीक, छोटी संख्या को 12% बढ़ाया गया। छोटी संख्या हर चीज 100, छोटी संख्या का जो रेशियो आएगा आपको समझना है, ये बड़ी छोटी संख्या का रेशियो आ गया। संख्याओं का योग कितना है प्यारे भाई? आदमी द्वारा भुगतान की गई गृह राशि ज्ञात करें, आदमी द्वारा कितना टैक्स पे किया गया है। सबने गलती कर दी, सब पागल है ना। देखिए सपोज आदमी का जो हाउस टैक्स आया, घर का जो टैक्स आया वो 100% आया है, लेकिन वो जल्दी जमा कर रहे हो ड्यू डेट से पहले, तो आपको 12% की छूट मिलेगी। सवाल के अकॉर्डिंग आपको छूट कितने की मिली है? 2100 रुपए की। तो 12% की वैल्यू ही 2100 रुपए है। सवाल में ये नहीं पूछा कि आपका हाउस टैक्स कितना आया था, सवाल में ये पूछा है कि आपने हाउस टैक्स कितना जमा किया। द अमाउंट ऑफ हाउस टैक्स पेड वॉच। अगर ये पूछा होता ना कि हाउस टैक्स कितना आया, कितना बिजली आपका घर का टैक्स आया, तो आप निकालते 100% की वैल्यू 100%, लेकिन पूछा हाउस टैक्स कितना जमा किया। 100% अगर हाउस टैक्स है तो आपको 12% की छूट मिल गई बच्चों, तो आपने केवल 88% ही जमा किया है, 88% हाउस टैक्स ही पे किया है, 88% बिल ही पेड किया है आपने। तो यहां 100 की नहीं 88% की वैल्यू निकालनी थी, और 88 का मतलब होता है 8 गुना 11, यानी कि आंसर 8 से भी कटने वाला होना चाहिए, 11 से भी। 11 से ये ऑप्शन नहीं कटता, 11 से ये कटता है, 11 से ये ऑप्शन नहीं कटता, 11 से ये नहीं कटता, ये उत्तर आ जाएगा। 8 देखो टिपिकल परसेंटेज है तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 8:3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 में आधा है। तो भाई इस सवाल को 48, जब भी मैं आपसे कहूं दो संख्याओं को औसत निकालो, औसत मतलब पानी की मात्रा कितनी बढ़ानी चाहिए जिससे कि दोनों टंकी में पानी की मात्रा समान हो जाए। यानी कि अगर टंकी ए में पानी 7.8 लीटर है तो टंकी बी में भी 7.8 लीटर ही होना चाहिए, दोनों टंकी में बराबर पानी होना चाहिए। तो टंकी बी में पानी कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? 5 से 7.8 करना है तो 2.8 बढ़ाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, कितने पर? 5 पर बटे 5। दशमलव का डर खत्म कर दो। सवाल अब करो तो सही, ये बताइएगा जल्दी से। 48 नंबर सवाल बनाओ। 3/5, ए की सैलरी बी से 3/5 ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितना कम है भाई साहब? अगर 3 ज्यादा है तो बच्चों 3 कम होगा बी की सैलरी। बेस क्या आएगा? 5 प्लस ऊपर प्लस है तो प्लस करेंगे, 5 प्लस 3 8। 1/8 12.5% होता है, 3/8 37% होता है। तो बी की जो सैलरी, इस तरीके के अप्रॉक्स कैलकुलेशन वाले सवाल में आजकल से कितना ज्यादा लंबा है छोटे पीस से बताओ तो आपको सर 7 ज्यादा है, 7 बेस का आएगा बटे 9, छोटे पीस से कितना ज्यादा है? 7/9, 1/9 11. एसी को आप जितना बढ़ाओगे बीसी उतना कम हो जाएगा, ये भी फिक्स है। एसी को जितना बढ़ाओगे बीसी उतना कम हो जाएगा। एसी की लंबाई आपने 6% बढ़ाई, तो 3 का 6% क्या होता है? देखो आपको परसेंटेज को, आपको आंसर परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज में निकालो। एसी की लंबाई आपने 6% बढ़ाई, 6%, तो 3 का 6% होता है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर इतना, तो एसी की लंबाई आपने इतना बढ़ाई है, ये एसी की लंबाई आपने बढ़ा दी 3 का 6%, तो बीसी इतना ही कम हो जाएगा। जितना एसी बढ़ाया है बीसी उतना ही कम हो जाएगा मेरे दोस्तों, बीसी की लंबाई इतने सेंटीमीटर कम हो जाएगी। बस मैंने इसको परसेंटेज भी छोड़ दिया है। 3 का 6% 0.18 सेंटीमीटर होता है, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं। एसी की लंबाई इतना बढ़ गई 3 सेंटीमीटर का 6%, तो बीसी इतना ही कम हो जाएगा। बीसी इतना ही कम हो जाएगा। बीसी का मान क्या है? 2 सेंटीमीटर, तो बेस क्या रहेगा? बीसी, बीसी के कंपैरिजन बताना है तो बटे 2, यानी कि 18/2 9%, तो बीसी की जो लंबाई है वो 9% कम हो जाएगी, आंसर है। जब आपको आंसर परसेंटेज में ही, तो बीसी की जो लंबाई है वो 9% कम हो जाएगी, आंसर है। जब आपको आंसर परसेंटेज में ही बताना है तो उसको छेड़ो मत, परसेंटेज में ही रहने दो, दशमलव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं धर्मेंद्र। बहुत बढ़िया मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों सॉल्यूशन, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा जी। अगला टाइप आपके सामने आएगा नेक्स्ट, ये टाइप समझो 10 है तो सी 3 ज्यादा यानी कि 13, सी से डी का रेशियो 13:10, सी डी से 30% ज्यादा है। तीनों का रेशियो लिख लिया, एक से कटेगा नहीं, 3 की 13 में करेंगे। आंसर परसेंटेज में पूछा है, सी की इनकम ए से कितना परसेंट ज्यादा है? ए से, सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है? 50.4 ज्यादा है। परसेंटेज में कितना? ए से, ए की है 49.6, बेस 49.6, परसेंटेज में 100%। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी तब उत्तर आएगा, नहीं आशीष, लेकिन आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी है इतनी। आप बताओ सी की इनकम 100 है, ए की 49.6 है, तो ये 50.4 है। सी की इनकम इससे कितना ज्यादा है? देखो ए से, जिससे हम कंपेयर करते हैं बेस वैल्यू 100% होता है, 100%। अगर बेस 49.6% की वैल्यू है तो कितने परसेंट की वैल्यू होगी भाई? बेस हमेशा 100% होता है, 100%। 49.6 अगर 100% की वैल्यू है तो सी की इनकम कितना ज्यादा है? 50.4, ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी? 100 से तो ज्यादा आएगा ना आंसर, 100 से तो ज्यादा आएगा ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों 50.4 का क्या मतलब है? 50.4 को आप ऐसे लिख सकते हो 49.6 और 0.8 ऐसे लिख सकते हो। आप बोलोगे आंसर लिख सकते हैं भाई, ये 50.4 का मतलब 49.6, बेस 100% है, ये 100% है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 100% है। मुझे बस ये चेक करना है कि ये कितना परसेंट है, 0.8 कितना परसेंट है, बस ये देखना है। अब ये तो देखो 4% ज्यादा बता रहा है, ये 1% 2% दिखा रहा है। मेरे देखो मेरे प्यारे, मैं एक्जैक्ट नहीं कैलकुलेट करूंगा, मैं अप्रॉक्स करूंगा भाई। 100% से ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा आएगा? क्या 4% पहुंचेगा कि 1% भी रह जाएगा? 1.5% पे। ये बेस 49.6 लगभग 50 होता है, ये लगभग 50 है, ये जो है लगभग 50 है। 50 का अगर मैं 2% निकालूं, अगर मैं 50 का 2% भी निकालूं तो 1 आता है। ये 0.8 है, 1 से हल्का सा कम, यानी कि ये 2% से कम आएगा, 2% से कम आएगा मेरे प्यारे भी, कम आएगा कि नहीं भाई? ये 49.6 जो बेस है ये लगभग 50 है। 50 का मेरे दोस्तों अगर मैं 2% भी निकालूं तो 1 आता है। ये तो 0.8, तो जितना 50 को x% बढ़ाने से आता है। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी संख्या को x% घटाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आएगा वो 1 - x% होगा, 1 - x%। ये बात समझ रहे हैं आप? बताओ मैंने आपको सिखाया है कि नहीं? अगर x% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1 + x% बढ़ के आएगा। अब आपके पास कोई संख्या है 110, 110 को x% घटाओगे तो संख्या क्या रह जाएगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 - x%, ये आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी? बोलो, ये सेम रिजल्ट है जब आप 50 को x% बढ़ाते हो, तो 50 × 1 + x%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के लिए दोबारा समझा देता हूं, अगर आप किसी संख्या को 25% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? हर संख्या अपने आप में एक तो है ही, आप 25% बढ़ाए, 25% का मतलब होता है 1/4। जब 25% लिखो चाहे 1/4 लिखो, एक ही बात है, यानी कि वो संख्या खुद का 5/4 गुना हो जाएगी। 1 + 1/4 5/4 गुना। तो देखो ये इक्वल होना चाहिए, पढ़ा नहीं है तो भैया कुछ नहीं हो सकता। तीसरा लेक्चर पढ़ के आओ, 0 से 0 कट गया, 11 कम 11 5 एकम 5, 11 5 का डिफरेंस आ गया 6। अब मैं लिख नहीं सकता स्टेप को, अंदर गुणा होती है फिर पक्षांतर, 6 का उल्टा 1/6 होता है व्युत्क्रम। समझ में आया? जिसको तो मैंने मान लिया कि कोई संख्या मेरे दोस्तों x है, तो जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। संख्या है x, ये 1 से बड़ी है, 1 से बड़ा।
अगर कोई संख्या 1 से बड़ी है उसका व्युत्क्रम करेंगे तो छोटी हो जाएगी। तो बोला है किसी संख्या x और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। इनका जो डिफरेंस है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? वो उस संख्या और उस संख्या का जो रेसिप्रोकल है यानी कि 1/x, उनके योग का कितना परसेंट है? उनके योगफल का 20% है। का 20% मतलब 20% से गुणा। तो जैसे सवाल बोला वैसे वैसे करते गए हम। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया समझ। अब 5 की जब x की जो वैल्यू है वो, ठीक है भाई, तो x का मान √3/2 आ गया। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा नंबर, असली सवाल तो यहां से शुरू होता है। बोला है कि उस संख्या का वर्ग इसके घन से कितना परसेंट कम है। वर्ग और घन तो जानते हो ना? ठीक है जी, संख्या का वर्ग इसके घन से कितना परसेंट कम है। जब भी आपको परसेंटेज कम जाता है, पावर 3 है या पावर 2 है, वो x के क्यूब अपॉन √2। तो बस सवाल में आने के मान √7 √2 होता है अप्रोक्स आएगा लगभग 18% के नजदीक, बी ऑप्शन। तो क्या निकालने? संख्या। बोला है किसी संख्या के 427.27% को उस संख्या के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद 12,920 आता है। मतलब जैसे कोई संख्या n है तो आपने संख्या n का पहले 427.27% निकाला और इसको जोड़ा है उस संख्या ही n के 1/3 के साथ और जोड़ने के बाद जो है 12,920 आया। ये सवाल के कहने का मतलब है। लेकिन ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो पागल हो जाओगे, उम्र बीत जाएगी। मैंने क्या सिखाया है कि डाटा बहुत आसान है तो 100% मान के कर लेते हैं, टिपिकल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते हैं। अभी बताओ 427.27% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? आप मुझे ये बताओ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है बताओ। टिपिकल है ना परसेंटेज, तो 400% होता है 4। 27.27% क्या होता है? 3/11। भाई हमने आपको लिखा है 9.09% 1/11 होता है 9.09%। ये 9.09% का 3 गुना है 3/11, तो 400% 4, 27.27% 3/11, तो 11 चौक 44 और 3 47/11, यानी किसकी फ्रैक्शन वैल्यू 47/11 आई। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई बच्चों कितनी है? 47/11। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैं बच्चों आपके सामने एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट को पूरी उम्र भर याद रखना, पूरी जिंदगी भर। केवल कैलकुलेशन को कम करने के लिए मेरे प्यारे भाई ये है, केवल कैलकुलेशन को कम करने के लिए। सुनो, जब हम बचपन में थे तो बचपन में सवालों को कैसे करते थे? जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा, माना कोई संख्या x है, x, हम थोड़े से समझदार हुए तो हमने 100 मान के करना शुरू कर दिया 100। आज और समझदार हो गए, जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो आपको ये समझ जाना है कि मुझे संख्या का पहले 47/11 करना है और मुझे संख्या का बटे 3 करना है। तो हम मेरे प्यारे भाई ना x मानते हैं ना 100 मानते हैं, हम ये जो फ्रैक्शन जो होती है, जो फ्रैक्शन इन्हीं की वजह से कैलकुलेशन बढ़ता है, हम इनके डिनोमिनेटर का, इनके हर का एलसीएम मानते हैं, एलसीएम। समझ में आया भाई? मुझे ये बात पता चल गई कि मुझे संख्या का 47/11 करना है और मुझे उस संख्या का 1/3 करना है। मुझे बटे 11 भी करना पड़ेगा, मुझे बटे 3 भी करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप संख्या को ना x मान के करो ना 100 मान के। ये जो भी फ्रैक्शन होती है इनके जो हर होते हैं 11/11 और बटे 3 आसानी से किया जा सके, इनका मल्टीपल या इनका एलसीएम ले लिया करो। 11 और 3 का एलसीएम होता है 33 यूनिट। 11 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 33 यूनिट होता है 33। तो मैंने संख्या को 33 यूनिट मान लिया बच्चों, 33 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैंने संख्या को 33 मान लिया बटे 11, जो भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पहला ऑप्शन एकदम सही बनता है। बताओ खरीदी होगी? हर कोई जानता है मेरे दोस्तों, हर कोई जानता है। अभी आपने खूब चाहे समझाना पड़ता है। चलो तो ये तो कोई मतलब नहीं, भूखे रह लेंगे हम। पहले भी 2400 खर्चा करते थे, आज भी हम 2400 खर्चा करेंगे। हम दुष्ट आदमी हैं, खर्चा नहीं बढ़ाएंगे बिल्कुल भी। तो बिल्कुल सही। तो देखो रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ कि नहीं? दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट। इस एग्जांपल में एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, ये यहां एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ये एक्सपेंडिचर नहीं बदला, मैंने खर्चा नहीं बदला। तो बताओ प्राइस परसेंटेज में निकालना 100%, तो कंजम्पशन कितना बढ़ाना पड़ेगा? 300/17% बढ़ाना पड़ेगा, बी ऑप्शन। दुनिया में कोई तरीका नहीं है जो इससे जल्दी 7/25। तो पेट्रोल का प्राइस 7/25 बढ़ गया, तो कंजम्पशन को कितना परसेंट कम करना चाहिए मेरे प्यारे भाई? अगर प्राइस 7 बढ़ाए तो 7 कम होगा। बेस वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 25 + 7 32, बेस वैल्यू आएगी 32, 7/32। प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, कंपनी कोई सामान बनाती है, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि कंपनी में कितने आदमी काम कर रहे हैं, मैन पावर। मैन पावर ना काम करने वाले आदमियों की संख्या, और इनटू वर्किंग आवर। मैन डिपेंड करता है कि आदमी कितने घंटे काम कर रहे हैं। जितने ज्यादा घंटे काम करेंगे, जितने वर्किंग आवर्स ज्यादा होंगे, भाई 10 घंटे या 15 घंटे काम करवाओगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा आदमियों से काम कराओगे ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि प्रोडक्शन डायरेक्टली डिपेंड करता है मैन पावर पे और वर्किंग आवर्स पे। मैन पावर बढ़ाओगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, वर्किंग आवर्स बढ़ाओगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। ये बिल्कुल बेसिक नियम है बिजनेस का, आपको पता ही होना चाहिए पहले से। ठीक है, वो सिखाने की चीज नहीं है। अब बोला है कि ड्यू टू फॉल इन मैन पावर, जनशक्ति में गिरावट होगी। फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं तो उसमें मैन पावर में कमी होगी। कितना? जनशक्ति में कंपनी का जो प्रोडक्शन वो 35% कम हो गया। तो आपसे पूछा ऑर्डर प्रोडक्शन की बहाली करने के लिए काम को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए? तो भैया मेरे प्यारे भाई, मैन पावर कम हो गई, उससे प्रोडक्शन भी 35% कम हुआ है, यानी कि मैन पावर भी 35% कम हुई है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 5% 1/20 होता है, 35% 7/20 होता है। कंपनी में मैन पावर बेस इनटू हाइट। इस बात टमाटर का प्राइस है, टमाटर आजकल महंगा हो गया। अब ये कंसेप्ट आदमी होने की वजह से जानता है, ये तो फॉर्मूला नहीं है। ठीक है भाई एक मजदूर है, उसको 1 घंटे की मजदूरी 40 रुपए मिलती है। मैं जानना चाहता हूं कि कंजम्पशन में कितना चेंज है, कंजम्पशन खपत में कितना चेंज है, जवाब दीजिएगा। तो एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग देंगे, ये इस दोनों रेशियो को भाग देंगे। अब 100 को 100 से भाग देंगे, 1 आएगा, 1/122/128। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई जी 3/20। 3/20 का मतलब मेरे दोस्तों प्राइस अगर 20 था पहले तो 20 से 17 हो गया। प्राइस का रेशियो है, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा? रिवर्स होगा, 17/20। यानी कि पहले मेरे दोस्तों अगर वो हाउसवाइफ 17 यूनिट गेहूं खरीद रही थी तो अब कितना खरीद रही है? 20। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो कंजम्पशन कितना बढ़ गया? कितने गेहूं एक्स्ट्रा खरीद पा रही है? 3 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद पा रही है, सेम पैसा खर्च करके। कितने किलो गेहूं एक्स्ट्रा खरीद पा रही है बेचारी? 6 किलो। तो भाई पहले अगर 70 यूनिट गेहूं खरीद पा रही थी, 20 यूनिट खरीद पा रही, 3 यूनिट एक्स्ट्रा, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा खरीद पा रही? 6 किलो। तो 3 की वैल्यू 6 किलो है, दुगना। तो 17 की वैल्यू कितनी होगी? दुगना, यानी कि 34 केजी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि जो इनिशियल कंजम्पशन है, इनिशियल कंजम्पशन वो 34 किलो है।
जो इनिशियल कंजम्पशन है, जो इनिशियल खपत है वो 34 किलो है, यानी कि पहले हाउसवाइफ 34 किलो गेहूं खरीद पाती थी और अब कितना गेहूं खरीद पाती है 20 में। 3 की वैल्यू 6 दुगना, तो 20 की वैल्यू दुगना होगी 40 केजी, यानी कि अब हाउसवाइफ सेम पैसा खर्च करके 40 किलो गेहूं खरीद पा रही है। ये फाइनल खपत है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से दो सवाल ये बन सकते हैं कि उसका इनिशियल खपत कितनी है 34 किलो की। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि शुरुआत में 2720 रुपए खर्च कर रहे हो मेरे प्यारे भाई, लेकिन शुरुआत में आपको 34 किलो गेहूं मिल रहे थे। 2720 रुपए खर्च करके आपको 34 किलो गेहूं मिल रहे थे, तो 1 किलो गेहूं कितने का है बटे 34, 34 से भाग दे देंगे। 1 किलो गेहूं कितने का है, कितनी बार चला गया 8 बार, यानी कि 80। तो गेहूं का जो ओरिजिनल प्राइस था, जो मूल कीमत थी, जो मूल प्राइस था वो 80 रुपए की, घटे हुए प्राइस पर भाई गेहूं की कीमत 15% कम हुई है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, यानी कि अगर गेहूं का प्राइस पहले 20 था, अगर गेहूं का प्राइस पहले 20 था तो 20 से 3 घटके, 20 से 3 घटके 17 हो गए, गेहूं के प्राइस का रेशियो आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। तो जो गेहूं आपको एक्स्ट्रा मिला होगा तो घटे दाम पर मिला होगा ना, अगले दिन जब वो मार्केट में गई तो गेहूं की कीमत घट चुकी है। तो 6 किलोग्राम गेहूं का जो नया प्राइस है, जो घटा हुआ प्राइस है, वो क्या होगा मेरे दोस्तों? क्या आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि 6 किलोग्राम गेहूं का जो रिड्यूस प्राइस होगा मेरे प्यारे भाई, हर कोई बालक ये सोच सकता है कि खर्चा आप 2720 रुपए ही कर रहे हो, गेहूं की कीमत 15% कम होगी, तो 6 किलो गेहूं जो एक्स्ट्रा मिला है, क्यों मिला है? गेहूं का प्राइस 15% कम हो जाने की वजह से, यानी कि आपको 15% पैसा देने की जरूरत ही नहीं थी, आपने फिर भी दिया, उसकी वजह से आपको 6 किलो गेहूं एक्स्ट्रा मिला। तो 6 किलो गेहूं का जो प्राइस होगा वो 2720 रुपए का 15% होगा। 2720 रुपए का 15%। आप बोलोगे हां जी सर, 6 किलो गेहूं की जो घटी हुई कीमत होगी वो डायरेक्ट 2720 रुपए का 15% होगी। एक सेकंड में सवाल सॉल्व। कितनी सीट है सिनेमा हॉल में? 16,000 रुपए कमाएगा मेरे प्यारे भाई। एक टिकट 200 रुपए का, 80 लोग देखने गए तो 16,000 रुपए कमा लेगा। सिंपल 23 23। तो आंसर जो होगा उससे निकलेगा। रेवेन्यू के रेशियो को भाग, ये पूछा है। तो भाई क्या आप कर नहीं सकते? हमने आपको सिखाया नहीं है कि अगर बिक्री में चेंज निकालना तो कैसे निकलेगा? रेवेन्यू के रेशियो को भाग लगाना होगा। 5 नाम 45, 9 गुना 9 गुना। तो फीमेल कितनी मैरिड है? 9 गुना। 7 का 9 गुना 63% फीमेल मैरिड है, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। खत्म। यानी तुम्हारी नजरों में बेसिक की क्या परिभाषा है? इनकम टैक्स बराबर होता है इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। हिंदी में अगर मैं लिखूं तो आय कर, टैक्स मतलब कर बोलते हैं हिंदी में, आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। कैसे होता है मेरे दोस्तों? सपोज, ध्यान से सुनेगा। सपोज आपकी इनकम 50,000 रुपए है, एग्जांपल के लिए कि आपकी इनकम 50,000 रुपए है, और सरकार ये कहती है कि जितनी तुम्हारी इनकम है उसका 8% आप हमें टैक्स देंगे। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ इनकम टैक्स। की सरकार आपसे इनकम का जितना परसेंट डिमांड करती है कि भाई आप 100% कमा रहे हो तो 100% में से 8% हमें दो, बाकी का तुम रखो, तो उसे बोलते हैं रेट ऑफ इनकम टैक्स, जितनी सरकार आपकी इनकम में से छीन लेती है। तो यानी कि एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि सपोज एग्जांपल के लिए 50,000 रुपए महीने के कमाते हो और आप, सरकार आपसे 8% टैक्स मांगती है इनकम का, इसको बोलते हैं रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो आप सरकार को कितना टैक्स दोगे? 50,000 रुपए का 8% निकालेंगे 4,000 रुपए, तो 4,000 रुपए सरकार को टैक्स चला जाएगा, यानी कि आपकी पॉकेट में कितना बचेगा? 50,000 में से 4,000 घटाओ 46,000 रुपए, 46,000 रुपीज आपकी पॉकेट में बचेगा। ठीक है ना? 50,000 में से 4,000 टैक्स ले लिया सरकार ने, 40,000 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है बेसिक जो है टैक्स की कैलकुलेशन। समझ में आया कंसेप्ट? ये है कंसेप्ट। अब सुनो, एक आदमी की सालाना इनकम 1.2 लाख रुपए बढ़ जाती है, बट इनकम पे लगने वाला जो टैक्स रेट है, भाई इनकम पे अगर पहले 12% का टैक्स लग रहा था, अब वो 12% से घट के सरकार ने दया के हिसाब से 10% कर दिया। लेकिन आदमी भाई उतना ही टैक्स भरता है जितना पहले भरता था। आदमी जितना टैक्स पहले भरता था सेम उतना ही टैक्स भर रहा है, टैक्स में कोई चेंज नहीं आया। तो भैया इसका मतलब तो हमने आपको समझाया है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इनकम टैक्स कांस्टेंट भरा है, जितना आईटीआर पहले गया था आज भी उतना ही आईटीआर गया है। तो अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी। भाई रेट ऑफ इनकम टैक्स का रेशियो क्या है? 12:10 का रेशियो है, 6:5। 12:10 को अगर मैं काटूंगा 6:5 का रेशियो है, तो आदमी की इनकम का रेशियो रिवर्स होगा 5:6। 12:10 का रेशियो क्या है? 6:5 है, तो रिवर्स करेंगे 5:6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 5:6। ठीक है, क्लियर? 5:6, यानी कि अगर आदमी इनकम 33% इनकम टैक्स फ्री है, वह अभी पहले की तरह टैक्स देता है। ठीक है ना? ओके, ही पेड इक्वल, इनकम पे जो लगने वाला टैक्स का रेट है, इनकम पे लगने वाला टैक्स सेम है। आदमी जितना टैक्स पहले पे करा था आज भी उतना ही पे करेगा। भाई रेट ऑफ इनकम टैक्स का क्या रेशियो है? इसका रेशियो बताओ किससे जा रहा है? 3 से बढ़ के 9। आदमी की इनकम कितनी बढ़ी? 2 यूनिट, जबकि सवाल के अकॉर्डिंग आदमी की इनकम बढ़ी है 2.6 लाख। तो 2 की वैल्यू 2.6 लाख है, कितने गुना? 1.3 गुना। तो आदमी की इनिशियल इनकम क्या है? इनिशियल इनकम है 7 यूनिट, 7 की वैल्यू मेरे दोस्तों 1.3 गुना होगी 9.1 लाख की। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट है, 9.1 लाख। अरे समझ पाए? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उनको ये सवाल समझ में आया? लैंग्वेज, हाँ, लेकिन समझ उसी को आएगा जिसने कल का लेक्चर देखा एग्जाम में। एक आदमी की जो सालाना इनकम है वो 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन इनकम पे जो लगने वाला टैक्स है वो 26% से 20% हो जाता है। अब उसको 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अब वो अपनी इनकम